नमस्कार बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतिम टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो होगा हर्षवर्धन के रूप में। आपको पता होगा कि प्राचीन भारत का जो अंतिम टॉपिक है वो हर्षवर्धन पे समाप्त होता है। हर्षवर्धन के बाद मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो आज का हमारा पूरा फोकस हर्षवर्धन पर होगा। तो आइए देखते हैं हर्षवर्धन किन परिस्थितियों में सम्राट बना और किस कारण उसने जो है संपूर्ण आर्यावर्त पर अधिकार करके उसने उत्तरापथेश्वर की उपाय धारण की और लगभग 40 वर्ष तक एक छत्र राज्य किया। यही इसकी उपलब्धि है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गुप्त वंश के पतन के बाद एक बार पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। लगभग 100 वर्ष तक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की यह प्रक्रिया चलती रही। 100 वर्ष के बाद फिर हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक सम्राट के रूप में आता है और उसने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित करके एक छत्र राज्य स्थापित कर लेता है। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है, उसका जो राज्य क्षेत्र है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उन पर जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के मतैक्य हैं, मतांतर हैं, लोगों के अलग अलग अपने व्यूज हैं। लेकिन जो भी तथ्य मिले हुए हैं उन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महानतम सम्राट था। जैसा कि हमने अभी बताया कि गुप्त वंश के पतन के बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। उन छोटे छोटे राज्यों में उत्तर भारत में 3 स्थानों पर 3 शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए। एक था कन्नौज, दूसरा था बंगाल और तीसरा था थानेश्वर जो दिल्ली के आसपास पड़ता है। तो इन तीनों राज्यों को पहले देखते हैं। तो पहला जो राज्य था वो था स्थानेश्वर। यहाँ पर वर्धन वंश की सत्ता थी। दूसरा राज्य था बंगाल। यहाँ पर गौड़ वंश की सत्ता थी और तीसरा था कन्नौज। यहाँ पर मौखरियों की सत्ता थी। ये 3 शक्तिशाली राज्य थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही 3 राज्य थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत राजनीतिक विकेंद्रीकरण के दौर से गुजर रहा था। उत्तर भारत में भी काफ़ी संख्या में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और इन राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई जो लगभग 100 वर्षों तक चलती रही। यही प्रक्रिया लगभग दक्षिण भारत में भी थी। लेकिन उन छोटे छोटे राज्यों में जो 3 शक्तिशाली राज्य उभर करके आए वो थानेश्वर में वर्धन वंश, कन्नौज में मौखरी वंश और बंगाल में गौड़ वंश। ये तीनों शक्तिशाली राज्य थे और उस समय इनके बीच भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में ये तीनों राज्य अपने क्षेत्र विस्तार में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में इन तीनों के बीच आपसी संघर्ष होना असंभावित था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। संघर्ष की इस प्रक्रिया में थानेश्वर और कन्नौज के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। जब थानेश्वर और कन्नौज के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो ये दोनों मित्र राज्य बन गए। अब इनकी मित्रता से जो बंगाल का गौड़ शासक शशांक था वह ईर्ष्या करने लगा। ऐसी स्थिति में वह इन दोनों राज्यों के विरुद्ध षड्यंत्र तैयार किया और षड्यंत्र तैयार करके पहले उसने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या करवाई। ग्रहवर्मा की हत्या करने के बाद उसने उसकी पत्नी राजसी को कारागार में डाल दिया।
जब यह घटनाक्रम घटित हुआ, इसी के समानांतर थानेश्वर में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बना। चूँकि राज्यवर्धन एक नए शासक के रूप में आया था, ऐसी स्थिति में शशांक ने उसके साथ भी षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में उसने राज्यवर्धन की भी हत्या करवा दी। इन परिस्थितियों में थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी खाली हो गई। जब थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी खाली हो गई तो अब इन पर शशांक ने थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया। अभी हर्षवर्धन एक राजकुमार के रूप में था। बचपन से ही जो हर्षवर्धन था वह विद्या ग्रहण करने में, अस्त्र चलाने में निपुण तो हो गया था, लेकिन उसका राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसका जो मामा था भंड, उसने हर्षवर्धन को शासन करने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया और उसे जो है क्षत्रिय होने का आभास कराया कि क्षत्रिय धर्म का पालन करो, इस समय तुम्हें शस्त्र उठाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि अपने मामा भंड से प्रेरित होकर हर्षवर्धन ने शस्त्र उठाया और शस्त्र जब उठाया तो उसने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। अब उसके विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि जो उसने शुरुआत किया वो बंगाल से शुरुआत किया। उसके राज्य का जो विस्तार था वो बंगाल से लेकर के, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सिंध नदी के तट तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणियों तक इसके राज्य का विस्तार था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर इसने सर्वप्रथम शशांक के विरुद्ध सैन्य अभियान किया होगा और उसे युद्ध में पराजित किया होगा। लेकिन आज तक इतिहासकारों के ऐसे कोई साक्ष्य, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले कि हर्षवर्धन और शशांक के बीच कोई युद्ध हुआ होगा। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने बंगाल की विजय की और बंगाल विजय के बाद फिर उसने अपने राज्य का विस्तार किया। परिस्थितियाँ जो भी रही हों, चूँकि इनके संदर्भ में बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ का पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर तथ्यात्मक बातें ये है कि जो हर्षवर्धन था उसने जब अपने विजय अभियान की शुरुआत की तो अपने विजय अभियान की शुरुआत के बाद उसने अपने अधीनस्थ जो शासक थे उन सभी को पराजित किया और पराजित करके एक के बाद एक को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार उसने अपनी पूरी विजय पताका पूरे आर्यावर्त में स्थापित कर लिया और इसी अवसर पर इसने उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि इन शासकों में से कौन था जिसने उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इसमें उत्तरापथेश्वर ये हर्षवर्धन था। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन ने ही उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, इसके बाद में भी बहुत सारे शासक आए जिन्होंने उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की। तो उनकी चर्चाएं आगे हम करेंगे जब वो विषय आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन रहेगा तो इसमें हर्षवर्धन के साथ अन्य जो शासक रहेंगे निश्चित तौर पे वे उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण नहीं कर पाए होंगे। एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ कि पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे अगर भारत को अगर मैप को देखें तो हिमालय पर्वत श्रेणी से लेकर के और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को अगर देखें तो भारत का जो विस्तार है, भारत के मध्य में एक विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतमाला के उत्तर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पूरा का पूरा उत्तरापथ का नाम दिया जाता है और विंध्य पर्वत के नीचे का जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसे दक्षिणापथ आज भी कहा जाता है। और कई जगह ऐतिहासिक तथ्यों में आपको ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ का जिक्र मिलेगा। उस समय जब यह इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण था, भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जब शासक वर्ग अपने विजय अभियान की शुरुआत करते थे तो वे अपने विजय अभियान के दौरान यह लक्ष्य लेकर के चलते थे कम से कम वे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विजित कर पाएँ। हालांकि लक्ष्य पूरे भारत को विजित करने का था, पूरे भारत को विजित करके एक सूत्र में बांधने का मौका शायद बहुत कम लोगों को मिला है।
मौर्यों के समय में चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्तों के समय में समुद्रगुप्त, इसने जो है लगभग संपूर्ण भारत को विजित करके एक सूत्र में बांधा था। लेकिन उसके बाद के जो भी शासक आए उनमें से कोई ऐसा शासक नहीं रहा कि जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा हो। ऐसी स्थिति में कुछ शासक उत्तर भारत को विजित कर पाए, कुछ लोग दक्षिण भारत को विजित कर पाए। तो जो लोग संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लेते थे उन्हें दक्षिणापथ की उपाधि दी जाती थी या उन्हें दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था, और जो लोग उत्तर भारत को विजित कर लेते थे उन्हें उत्तरापथेश्वर की उपाधि दी जाती थी। तो कभी कभी ये सवाल बनता है कि उत्तरापथेश्वर या दक्षिणापथेश्वर, या कहीं आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर ये उत्तरापथेश्वर दक्षिणापथेश्वर का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में, आपके जेहन में बात आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या निकलता है। क्योंकि जब शब्दों का मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, फिर उनको याद करना भी कठिन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तरापथेश्वर का मतलब होता है संपूर्ण आर्यावर्त। सिंध नदी के क्षेत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है इसे उत्तरापथ आर्यावर्त कहा जाता है, और इस पर जो अधिकार कर लेता था उस समय उसे उत्तरापथेश्वर की उपाधि दी जाती थी। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत करके उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब थोड़ा सा इनका जो है हम एक इंट्रोडक्शन लेकर के चलते हैं, फिर आगे की कुछ बातें हम बताएंगे। एक तो सामान्य चर्चा थी। जहाँ तक हर्षवर्धन की बात आती है तो जैसे हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था और इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था। इसके पिता प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। एक था राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन और तीसरी एक लड़की थी, उसका नाम था राजश्री। इसी राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। जब राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हो गया था तो उसी समय कन्नौज और थानेश्वर के बीच मित्रता हो गई थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि ये दोनों मित्र राज्य बन गए थे। और इन्हीं की मित्रता से बंगाल का जो गौड़ शासक शशांक था वो ईर्ष्या करता था, इसीलिए उसने जो है इन दोनों राज्यों के शासकों के विरुद्ध षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके वहाँ के कन्नौज के और थानेश्वर के शासकों की हत्या भी करवा दी थी। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक हुआ, तो कन्नौज के शासक बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की भी धोखे से हत्या करवा दी। जब इसकी हत्या हो गई तो उस समय कन्नौज और थानेश्वर दोनों की गद्दी खाली हो गई। उसी समय हर्षवर्धन को थानेश्वर का शासक बनने का मौका मिला, या यह थानेश्वर का शासक बना। हालांकि कुछ स्रोते कहते हैं कि हर्षवर्धन शासक बनना ही नहीं चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उसका राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह शिक्षा दीक्षा धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। वह स्वयं एक विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण भी देता था, धार्मिक कार्य किया करता था, बड़ा दानी था, दानी स्वभाव का था, लोगों को दान दिया करता था, यही उसकी कार्यशैली थी। लेकिन जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई, जब लोगों ने उसको इंस्पायर किया, खासतौर से मैंने भंडी का नाम लिया था जो उसका मामा था, तो यहाँ पर वह उनसे अपने मामा से प्रेरणा पा करके उसने जो है कन्नौज की गद्दी को संभाला। कन्नौज की गद्दी को संभालने के बाद तब उससे सूचना मिली कि उसकी जो बहन राजश्री है वह जो अभी बंदी थी वह कारागार से भाग करके वह जो है विंध्य पर्वत की पहाड़ियों की ओर जा रही है। हर्षवर्धन ने पहले अपनी बहन को ढूंढा और उस समय उसे बचाया जब वह चिता बना करके आत्मदाह करने जा रही थी। उसके बाद अपनी बहन को बचा करके वह उसे कन्नौज लाया, कन्नौज में उसे स्थापित किया। उसके बाद हर्षवर्धन ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और इस विजय अभियान के बाद
जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि उसने उत्तर भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक के बाद एक पराजित किया। पराजित करके बंगाल की खाड़ी से लेकर के सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और उसी समय उसने उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। उत्तरापथ की विजय के बाद हर्षवर्धन विंध्य पर्वत श्रेणी को पार किया और दक्षिण की ओर गया। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन जो उत्तरापथेश्वर था और दक्षिण में चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में कुछ स्रोत एक कहते हैं, जैसा कि ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें इस बात का जिक्र है। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखवाया था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। उसने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। लेकिन कुछ अन्य स्रोत भी हैं जो ये कहते हैं कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया या पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, यह इतिहासकारों का विषय है, हमको इसमें नहीं जाना है। लेकिन जो सर्वमान्य तथ्य है, जो ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। जब हर्षवर्धन उससे पराजित हो गया तो उसके बाद वह उत्तर भारत लौट आया। जब उत्तर भारत लौट आया तो चूंकि उत्तर भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में अब कोई ऐसा राज्य नहीं था जो हर्षवर्धन की अधीनता को स्वीकार न करता हो। ऐसी स्थिति में जब उत्तर भारत हर्षवर्धन लौट आया तो फिर उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, क्योंकि अब उसके सामने उत्तर भारत में कोई राजनीतिक चुनौती नहीं थी और वह फिर अपने जो है पुनः उसमें राजनीतिक कार्य, उसमें धार्मिक कार्यों में लग गया। उसके बाद वह पुनः धार्मिक कार्यों में लग गया और पूजा पाठ करने लगा, धर्म का काम करने लगा। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक साहित्यकार सम्राट था। हर्षवर्धन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह साहित्यकार सम्राट था। हर्षवर्धन एक साहित्यकार सम्राट था। उसने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। ये तीनों नाटक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं कि इस नाटक की रचना किसने की। तो इसने जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक हैं। इन 3 नाटकों की रचना की। जैसा कि हमने बताया कि हर्षवर्धन बहुत विद्वान था, वह विद्वानों को संरक्षण भी देता था। बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे जिन्होंने जो है हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस रचना से हर्षकालीन इतिहास या उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो हर्षवर्धन, जैसा कि बताया गया कि वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण भी देता था। उसी के शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भी भारत आया। चीनी यात्री वेन सांग भारत आया और यह हर्षवर्धन के दरबार में भी गया। ऐसा कहा जाता है कि इसी के प्रभाव में आकर के हर्षवर्धन बौद्ध हुआ था। उसके पहले वह भगवान शिव और सूर्य का उपासक था, ऐसा कहा जाता है। वेन सांग जब भारत यात्रा पर आया तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में
बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह हर्षवर्धन के दरबार में गया। हर्षवर्धन के दरबार में गया तो हर्षवर्धन ने उसे राजनीतिक संरक्षण दिया और उसे भरपूर अपना सहयोग दिया। ह्वेनसांग उससे प्रभावित हुआ। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत, ह्वेनसांग ने जो है CUQ नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में उसने हर्षवर्धन की भूरी प्रशंसा की है। उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत विवरण उसने दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि एक विदेशी जो यात्री है, जब वो किसी दरबार में जाता है और उस सम्राट की, उस शासक की अगर वो भूरी प्रशंसा करता है तो वास्तव में वह जो शासक रहा होगा महानतम शासक रहा होगा। तो हर्षवर्धन की जो उपलब्धियां हैं वह राजनीतिक उपलब्धियां ही नहीं हैं। उसकी जो उपलब्धियां हैं धार्मिक उपलब्धियां भी हैं और वह जो है उसकी साहित्यिक उपलब्धियां भी हैं। हर्षवर्धन के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत दानी था। वह दान किया करता था। हर 5 वर्ष में प्रयाग में आता था और अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था। वह अपनी सारी संपत्ति दान करके फिर वापस जाता था। इसने थानेश्वर और कन्नौज पर शासन किया और ऐसा कहा जाता है कि अपनी बहन राजश्री के कहने पर उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हालांकि वह जो है थानेश्वर का शासक था, लेकिन अपने बहनोई की मृत्यु के बाद अपने बहन को संरक्षण देते हुए उसने थानेश्वर और कन्नौज पर संयुक्त रूप शासन किया था और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं से वह थानेश्वर और कन्नौज पर संयुक्त रूप से शासन करता था। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन की जो राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं वह इन तथ्यों से पता चलता है। बाकी जो हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में प्रयाग में और कन्नौज में 2 जो है बौद्ध सम्मेलन संगीतियाँ आयोजित की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि जो कन्नौज समिति हुई थी, जो प्रयाग में जो समिति हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी, या अशोक के हर्षवर्धन के समय में कहाँ पर जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? तो ये 2 जगहों का नाम आता है। उसने कन्नौज में भी एक विशाल सम्मेलन कराया था बौद्धों का। उसने प्रयाग में भी बौद्धों का एक विशाल सम्मेलन कराया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का वह उपासक था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उपासक था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। ये उससे विरुद्ध मिला है, उपाधि मिली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई शासक नहीं हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी जब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था तो उस समय प्रतिहार वंश के शासक जो है मिहिरपाल का उल्लेख मिलता है कि उसने भी एक विशाल राज्य पर शासन किया था और उसे भी महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के बाद का जो राजनीतिक वातावरण भारत में तैयार हुआ उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध सके। दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए कि उत्तर और दक्षिण दोनों को, केवल उत्तर भारत को शासक ऐसा नहीं था कि कोई शासक नहीं आए। एक से बढ़कर एक पाल वंश के शासक आए, प्रतिहार वंश के शासक आए, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन आया, लेकिन कोई ऐसा राजवंश नहीं था जो पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांध सके। तो ऐसी परिस्थितियों में यह जो बिरुद है, यह जो उपाधि है कि प्राचीन भारत का अंतिम महान सम्राट की उपाधि किसे दी जानी चाहिए, तो उसमें हर्षवर्धन का नाम आता है कि प्राचीन भारत का हर्षवर्धन अंतिम महान हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 40 साल का इसका शासनकाल आता है। इन वर्षों के शासनकाल में इसने जो एक राजनीतिक उपलब्धि हासिल की
वह उसे भारत के प्राचीनतम सम्राटों में एक महान दर्जा उसे मिल जाता है। इसकी तुलना अशोक से की जाती है, इसकी तुलना जो है अकबर से भी की जाती है। तो अगर इसकी तुलनात्मक अगर इसका अध्ययन करें तो इसमें कुछ अशोक के गुण थे। इसकी प्राचीन शासक समुद्रगुप्त से भी इसकी तुलना की जाती है। इसमें समुद्रगुप्त के रूप में भी इसकी उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो हर्षवर्धन का जो कृतित्व था, जो कार्य था, वह उस तरीके से, जिस तरीके से अशोक ने किया या समुद्रगुप्त ने किया या उत्तरवर्ती जो मुस्लिम शासक है उन्होंने जो किया, तो उसमें वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो भी कार्य इसका था, जो इसकी उपलब्धियां थी, वह उसके समय की महानतम उपलब्धियों में से एक थी। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को एक महान सम्राट की संज्ञा देना यह अतिशयोक्ति नहीं है। चूँकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद फिर राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया उसी तरीके से शुरू हुई। कारण यह था कि हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। हर्षवर्धन एक मजबूत सशक्त शासक था। उसने सामंतों की सहायता से अपने शासन को, अपने कार्यभार को चलाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। तो कोई ऐसा शासक नहीं आया जो पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र बांध सके। परिणाम में हुआ कि जितने सामंत थे सभी सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया और फिर भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन, प्राचीन काल में हर्षवर्धन की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी उसके आसपास उस समय का कोई शासक नहीं बैठता है। तो इसलिए हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। यहाँ से प्राचीन भारत का जो सिलेबस है वह पूर्ण रूप से खत्म होता है। अब इसके बाद का जो सिलेबस होगा वह मध्यकालीन भारत के रूप में आएगा। तो आगे के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।